हेलो। हेलो। हेलो सर। सिमरन, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। एक मिनट, ये रिकॉर्ड हो रही है ना? रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। वो तो रिकॉर्ड हो गई, मैंने देख ली, सही रिकॉर्ड हो गई वो पूरी। इवन उसमें आपकी भी आवाजें आ रही हैं, मेरी भी क्लियर आ रही है। तो वो प्रॉपरली अभी मैं डाल दूंगा 5-10 मिनट बाद इस क्लास के। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। प्राइवेट पे क्यों डालते हो फिर? हाँ, मैं कह रही थी आप प्राइवेटली क्यों डालते हो? पब्लिक पे क्यों नहीं शेयर शो करते? ये वाली? नहीं नहीं, मैं तो सारी पब्लिक करता हूँ। ये वाली थोड़ी सी हमारी प्राइवेट है ना, जिसमें जैसे अच्छा। ऐसी होती है जिसमें अकेला बोलता रहता हूँ। तो वो तो मैं बनाता भी उस तरह से कि कोई भी देख ले, सबके काम आ जाएगी। पर ये तो हमारी एक प्राइवेट चैट की तरह है, तो इसलिए मैं इसको अनलिस्टेड कर दूंगा। जिसके थ्रू जिसके पास लिंक होगा बस वही देख पाएगा। यस सर। ठीक है। तो मैं लास्ट में ही बता रहा था कि कभी भी आपको कोई चीज मिलती है, तो जिसकी आपने जो है असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करके जब वैल्यू निकाली, तो सपोज उसकी वैल्यू आई 5 lakhs। तो अब आप देखते हो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, वो इस तरह से देखते हो कि इस 5 लाख की जो एक तरह से फेयर वैल्यू है इसकी, या नेट वैल्यू बोल लो, कुल मिला के, यानी कि आपको 5 लाख की वैल्यू की चीज मिल रही है, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ रहा है। तो परचेज कंसिडरेशन सपोज 7 लाख है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा, जो 2 लाख हमने एक्स्ट्रा पे किया वो हम गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, जो कि एक तरह से परचेज गुडविल हो गई। और अगर आपको 5 लाख की चीज मिल रही है, लेकिन आपने पेमेंट जो परचेज कंसिडरेशन बताई गई है वो 4 लाख करनी है, तो 1 लाख जो आपको फायदा हो गया उसको आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। और आप मेरे से पूछ रहे थे लास्ट में जाते जाते कि ये वेंडर का क्या होता है। तो बेसिकली, मैं एक मिनट, ये कहाँ गई? हाँ, ये वेंडर का क्या होता है। वेंडर को तो हमने यहाँ पे क्रेडिट करके लाइबिलिटी बना लिया, उतने अमाउंट से जितना अमाउंट हमने उसको पे करना है। और अगली एंट्री होती है जो यहाँ दिखा नहीं रखी, लेकिन अगली एंट्री में हम क्या करते हैं, उसको उतनी वैल्यू के, वेंडर की जो लाइबिलिटी है वो डेबिट कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, और उतनी वैल्यू के शेयर देके हम शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं, या उतने वैल्यू कैश में दे देते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर शेयर्स दे देंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और कैश ही दे दिया या बैंक में से निकाल दिया तो वो कैश या बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो वेंडर को हमने पहले यहाँ पे सिंपली लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी हमने क्रेडिट करके, और जब हम इसको पे कर देंगे शेयर्स या कैश, तो ये लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे। यस सर। ठीक है। कितने पार्टिसिपेंट है? पार्टिसिपेंट आप ही हो, क्योंकि माही का मैसेज आया था कि उनकी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्लास तो रिकॉर्ड होनी है तो वो बाद में देख लेंगी, लेकिन बड़ा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि वो कल सुबह से बस मैं चाहूंगा कि पहले देख लें। आज रात को थोड़ा सा वो जरूर करके सोएं, वो चीज उनको काफी कॉन्फिडेंस देगी कल सुबह। चलो देखते हैं आगे जो है हम बात करते हैं इसमें। तो इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे ना ये फॉर्मूला बता रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपको क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है जब इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस होता है। जब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस होता है, तो बात बस ये होती है पूछने वाली उनसे कि नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने दोगे। तो ये डिपेंड करता है हमें सामने वाले को कितनी वैल्यू पे करनी है, वैल्यू टू बी पेड, जिसको आप परचेज कंसिडरेशन भी बोल देते हो। और नीचे हम रखते हैं हमेशा इशू प्राइस पर शेयर। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं जो हम उस वेंडर को देंगे। और फिर अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम पूछेगा, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम सपोज अलग से बता रखा है 2 रुपीज पर शेयर, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ गए, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना क्रेडिट करोगे वो पता लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन शेयर्स निकालना बस एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, पर ये फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। तो इशू प्राइस हम नीचे रखते हैं पर शेयर। इशू प्राइस वो वैल्यू होती है जो हम उससे हर शेयर के बदले चार्ज करना चाहते हैं।
तो अगर सपोज 2 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 12, तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे। और सपोज हमने उसको 1 लाख रुपए पे करना है तो 1 लाख ऊपर रखेंगे। तो ऐसे करके डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो हम वेंडर को दे रहे होंगे इस 1 लाख की पेमेंट के लिए। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। अह, नीचे आते हैं। आपने क्योंकि कहा था कि आपके बाकी चैप्टर्स ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहे हैं, तो हम इसमें अगर थोड़ा बहुत टाइम लग भी गया आज रात तो कोई बात नहीं एटलीस्ट, लेकिन इस क्लास के बाद आप क्वेश्चंस करना और क्वेश्चंस के डाउट पूछ लेना, खासकर फॉर फ्यूचर। सर अभी इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? देखो मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं तो 1.5 या 1.75x पे यूट्यूब की कोई वीडियो पकड़ता जिसमें वो फॉर फीचर रेशियो और ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करा रहे हैं और वो खत्म कर देता मैं आगे पीछे मेन करके 1 घंटे में। तो आप टारगेट बनाओ कि आपको कितने घंटे में कंप्लीट करना है और फिर अपनी स्ट्रेटेजी फिर रिवर्स वर्किंग करके इस तरह से बनाओ कि 1 घंटे में खत्म करना ही करना है। तो उसके लिए आप अरिहंत को रीड कर लो फटाफट, पहले एक रीडिंग दे दो, 10-15 मिनट लगेंगे। और उसके बाद कोई ऐसी वीडियो जो थोड़ी सी सही वीडियो हो और जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कर रहे हो तो उसको स्पीड में देख के खत्म करो। तो एग्जाम ओरिएंटेड हो गए तो ऐसे ही पढ़ता अगर मैं होता तो, क्योंकि अल्टीमेट सर ये जो फीचर थ्योरी और तो आपको रेशियो। रीड कर, थ्योरी तो देखो आपको, जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ अगर आप एक बार कल सुबह रीड कर लोगे इसकी थ्योरी आपको याद हो जाएगी। और कई सारी क्लास थ्योरी मैंने यूट्यूब पे रीड डाली कर हुई है, चुकी हूँ। थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं थ्योरी में नहीं है। मेरे को बस ये जो फॉर फीचर और रेशियो है ना, बस इसी में ही है। ठीक है, अच्छा सुनो, ये जो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का ये जो केस है ना, ये जो केस है, ये मैंने ये दोनों केस पे स्पेशल एक वीडियो बना रखी है 14 मिनट की, तो आप उसको फटाफट देख लेना, 5-6 मिनट लगेंगे, 2x पे देख लेना। ठीक, तो मेरी ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। ऐसे ही मैंने वैसे तो री इशू और फॉर फीचर पे भी वीडियो बना रखी है। हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, हम री इशू फॉर फीचर आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ, क्वेश्चन करते हैं सीधा। ओके। और ऐसे ही जो लास्ट के टॉपिक्स है ना, ईसॉप, उसके बाद ईएसपीएस, उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, स्वेट इक्विटी शेयर, ईएसपीएस, राइट इशू, बोनस इशू, बायबैक, इन सब पे भी आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी जिसका थंबनेल पे लिखा होगा इम्पोर्टेंट थ्योरी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ऐसा कुछ लिखा होगा थंबनेल पे। तो आपकी की होगी। वीडियोस वो होगी करीब 40 मिनट्स की, तो आप उसको जो है किसी तरह 25 मिनट में कंप्लीट कर देना उसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वो डिटेल में होगी ना फिर बहुत मतलब। डिटेल में है उसमें। मैंने बची कुछ सारी थ्योरी डिस्कस कर रखी है जो लास्ट में इसमें। एक्चुअली ऑलमोस्ट टॉपिक्स याद है, बस आप जैसे क्विक रिवीजन होती है ना बिल्कुल, कि हर एक टॉपिक का बस हल्का हल्का पार्ट बता दिया, वैसे कर दो आप प्लीज। तो इसका भी मैं अभी बताऊं या आप वीडियो देखोगे, या मैं बता सकता हूँ अभी भी वैसे इनका बताऊं? शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट ठीक में। है, शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि फिर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो आपको फिर ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फॉर फीचर में जो है आप ध्यान से देखना, या 1 मिनट, ये दोनों भी यही है ना तो इनको भी बता देता हूँ। मैंने जो है प्रोमोटर्स क्योंकि सारे काम करते हैं कंपनी के बनने से पहले, तो आप सिंपली जो है जैसे ही कंपनी बन जाती है तो उनको उनकी सर्विस के बदले जो है जर्नली हम वो जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं इनमें से किसी भी नाम से, और उनको शेयर्स दे देते हैं उनकी सर्विस के बदले, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने बदले में शेयर्स के बदले क्या मिली, उनकी सर्विस मिली जो उन्होंने मेहनत की कंपनी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने उस अलग किसी भी नाम से जो रिकॉर्ड कर लिया उस एक्सपेंस को और क्रेडिट कर दिया शेयर कैपिटल को। ठीक है, तो ये भी इसलिए कवर हो जाता है कहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। ठीक है, ओके। और अंडरराइटिंग, आपने अंडरराइटिंग का नाम सुना है? अंडरराइटिंग आपको पता है क्या होता है? आपने बताया तो था। देखो, देखिए, कंपनी जो है ना, जब ये ध्यान से सुनना आप, कंपनी जो है पब्लिक इशू जब लाती है तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यार 90% अगर जो है एक तरह से वैल्यू सब्सक्राइब नहीं की गई तो हमारा जो इशू है वो, प्रोवाइडर कर लेता है तो उसकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी डर लेके से, पब्लिक में। बिल्कुल इस डर से बचने के लिए कि इंश्योरेंस टाइप करा लेते हैं। और अंडरराइटर्स वो बॉडी होती है, वो इंस्टीट्यूशन होता है, ये इंडिविजुअल्स नहीं होते, ये इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। जनरली बैंक्स अंडरराइटर का काम करते हैं। अंडरराइटर रखने का मतलब क्या होता है कि अगर पब्लिक ने हमारे शेयर्स नहीं लिए, सपोज हमारे पब्लिक ने शेयर्स लिए 82%, तो अब बाकी जो 18% शेयर्स हैं
वो अब ये अंडरराइटर लेंगे। और तो ये वाली बात है। तो कभी कभी क्या होता है, उनकी फीस बनी, सपोज उनको ये नौबत आए या ना आए, उनको हमने फीस तो देनी है। सपोज उनकी फीस है, ये जो रिस्क बियर कर रहे हैं उनकी फीस है 50,000 रुपए। अब ये 50,000 रुपए आप उनको कैश में भी दे सकते हो, या सिंपली आप उनको जो है ये लाइबिलिटी जो आपके अंडरराइटर्स की प्रति, ये आप कैंसिल कर सकते हो उनको शेयर्स देके। तो यहाँ पे आपने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 50,000 का, और आप अपने अभी उनको दिया नहीं, तो साइड बाय साइड आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, अंडरराइटर्स नाम से क्रेडिट कर दिया। और आप अगली एंट्री में उनको कैश नहीं, उनको शेयर्स दे रहे हो, उनकी फीस जो है उसको कैश के रूप में नहीं शेयर्स के रूप में दे रहे हो। तो इसलिए ये वाला केस भी सेंस में बन जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली बात है। क्योंकि जो उन्होंने सर्विस दी है आपको, जो सर्विस के बदले उनको मिलना चाहिए था, उसके भी वैल्यू के आपने उनको शेयर्स ही दे दिए। और उसके अलावा जो वो 82% अगर जो है हमारा इशू सब्सक्राइब होता है, तो जो बाकी 18% वो जो शेयर्स लेंगे, उसके बदले में नॉर्मली हम उनको शेयर्स देंगे और वो हमें पैसा देंगे। ओके सर। और ये क्योंकि मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं कि जितने भी हमारे ड्यूरिंग द ईयर इनकम या एक्सपेंस नेचर के अकाउंट होते हैं, वो साल के अंत में जाके हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था करंट ईयर का, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट करते हैं, ये आपको याद है। यस सर। और क्योंकि ये एक्सपेंस नेचर है इसका, तो साल के अंत में इसको हम क्लोज करेंगे और इसका इफेक्ट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कंपनी के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएगा, और ये अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस जो है वो हमारा जो एक्सपेंस नेचर का अकाउंट था वो साल के अंत में बंद हो जाता है, और सारा इफेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट पे इसलिए नहीं करा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो जनरली बस परचेज और सेल्स जाती है, और बाकी जितने भी सपोर्टिंग नेचर के खर्चे होते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये खर्चा था इसलिए इसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्या किया, डेबिट किया, और ये जो खर्चा आपने रिकॉर्ड करा था वो आपने अकाउंट क्लोज कर दिया। यस सर। नाउ अब मैं फटाफट बता देता हूँ, ये फटाफट बताऊंगा, ये ध्यान से सुनना आप, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देख लेना आज वाली क्लास की आप। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का बेसिकली मतलब है कि आप उस इंसान के जो राइट्स हैं कंपनी के अगेंस्ट वो कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि उस इंसान ने जो पैसा देना था वो दे नहीं रहा, जबकि कंपनी रिपीटेडली उसको वार्निंग दे रही है कि पैसा दे दो पैसा दे दो, पर वो पैसा नहीं दे रहा है और ड्यू डेट पे ड्यू डेट निकलती चली गई है। तो अल्टीमेटली कंपनी उसके शेयर्स जो है उससे ले लेती है और उसके सारे राइट्स कैंसिल कर देती है, और उसने जो पैसा दे चुका है वो कंपनी को, वो कंपनी अपने पास ही रख लेती है, और जो कि एक तरह से वो कंपनी की इनकम हो जाती है। ठीक है। यस। आज तक जितना भी हमने जो है शेयर कैपिटल उसको शेयर्स देने की वजह से क्रेडिट करा था, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू, जितना हमने मंगवाया होगा टोटल पैसा उतना ही हम उतना ही हम शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते जाते हैं। तो टोटल जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है फॉरफिटेड शेयर्स पे हम कैंसिल कर देते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। और ये जो पैसा है शेयर अलॉटमेंट जो पैसा उससे सपोज नहीं आया, या शेयर कॉल का जो पैसा नहीं आया सपोज, तो इसको कलेक्टिवली आप कॉल्स इन अरियर्स भी बोल सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया होगा कि कॉल्स इन अरियर्स नहीं खोला होगा, और शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल कोई खुले रहने दिया होगा, अलग से उसको कन्वर्ट नहीं किया होगा कॉल्स इन अरियर्स में। तो ये बेसिकली आपके यानी कि डेटर्स हैं, जो पैसा आपको जो है अब आपको लग रहा था मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये पैसा जो है आपको नहीं मिलेगा। तो अभी तक ये डेटर्स थे लेकिन पैसा नहीं मिला, तो अब ये डेटर्स जो है आप कैंसिल कर रहे हो, शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल। यहाँ पे कलेक्टिवली इसको आप कॉल्स इन अरियर्स भी बोल सकते हो, कॉल्स इन अरियर्स कैंसिल कर दिया, इसको इस तरह भी बोल सकते हो। ओके सर। और जो पैसा आपको मिल चुका था उसको हम शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट करते हैं। हाँ बताओ। आप ये अरिहंत से ही पढ़ा रहे हो? हाँ ओके। ठीक है। और फिर जो है प्रीमियम, अगर आपने जो शेयर्स दिए थे उस बंदे को, उस डिफॉल्टर को, अगर प्रीमियम की एंट्री आप कर चुके हो तो प्रीमियम कैंसिल करेंगे कि नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है कि नहीं। तो अगर तो रिसीव हो गया है तो चुपचाप दबा के रख लो उसको, कोई कैंसिल नहीं करना, वो आपका अपना माल है, उसको आप बिल्कुल भी कैंसिल मत करो, उसको कहीं हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 52 जो है इस चीज की परमिशन नहीं देता। अगर आपको प्रीमियम एक्चुअली कैश में मिल चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैंसिल नहीं करना है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करना है।
लेकिन अगर सिंपली आपने ऑन पेपर एक एंट्री कर रखी थी, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट तो कर दिया था, लेकिन आपको मिला नहीं अभी तक, और अब वो शेयर्स भी फॉरफिट कर दिए, तो ये तो बस ऑन पेपर ही रह गया जो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिकॉर्ड करा था क्रेडिट करके। तो इसलिए अगर आपको एक्चुअली कैश के रूप में ना मिला सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो फिर आप जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसिल कर सकते हो, यानी कि डेबिट करके बंद कर सकते हो। ओके सर। अब यहाँ पे आपका दिमाग जो है चलना शुरू हो गया होगा, अब यहाँ पे थोड़ा क्योंकि हैवी टॉपिक लग रहा होगा आपको, लेकिन बस ये यस। टॉपिक्स ही हैं जिसके मैं मानता हूँ कि कितनी भी बार सुन लो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, अटकोगे नहीं, तब तक बात नहीं बन पाएगी। खैर, रीइशू करते हैं हम फॉरफिटेड शेयर्स को। जो फॉरफिटेड शेयर्स की पोजेशन, यानी कि जो उसकी एक तरह से, नहीं 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 सर, पहले ना फॉर फीचर का एक क्वेश्चन करा दो प्लीज। ठीक है हम क्वेश्चन करते हैं फॉर फीचर का, देखते हैं इसमें फॉर फीचर का क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चनों में आते हैं। क्वेश्चन 42 करते हैं, ठीक है। ये फॉर ओके। फीचर और ये एंट्री और फॉर फीचर पूछ रहे हैं आपसे, तो एक बार पढ़ते हैं और फिर इसका डेटा लिखते हैं हम। तो कह रहा है कि यहीं पे कर सकते हैं हम सॉल्व। एक्स लिमिटेड है, उसने फॉरफीट करे 500 शेयर्स, ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, और उस पर कितना पैसा कंपनी अभी तक मंगवा चुकी थी, 7 रुपए कॉल्ड अप, यानी कि शेयर कैपिटल इन शेयर्स पे हमने पर शेयर कितना क्रेडिट कर रखा होगा आज तक, 7 रुपए के हिसाब से। यस सर। तो जब शेयर कैपिटल कैंसिल करेंगे तो हम ये 7 रुपए की वैल्यू कैंसिल करेंगे, डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल में 7 इंटू 500। नाउ आपने ये शेयर जो है प्रीमियम पे जो है इशू किए थे, तो जो आपने ये शेयर की इशू करने की एंट्री करोगे हो, तो 2 रुपए इंटू 500 से सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट कर दिया होगा, ये मान के कि आ ही जाएगा। लेकिन issued at a premium of share to be paid at the time of allotment, premium ₹2 per share to be paid at the time of allotment और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अच्छा ये देखो, 2 रुपए जो है ना वो आपको कब मिलना था प्रीमियम का पैसा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। यस सर। और लेकिन आप फॉरफीट क्यों कर रहे हो शेयर्स, क्योंकि आपको सब मिल गया, लेकिन बस आपको जो है फर्स्ट कॉल जो आपने कॉल करी थी वो नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि क्या अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका होगा। ये कह रहा है कि हमने ये शेयर्स फॉरफीट करे फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा तो मिल ही गया होगा, और अलॉटमेंट के साथ ही आना था प्रीमियम 2 रुपए जो है। तो यानी कि प्रीमियम यहाँ पे हमें रिसीव हो चुका है कैश में कि नहीं, ये कौन सा केस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो चुका है कि नहीं हुआ है, हो चुका है। हो चुका है, तो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। अगर वो रिसीव नहीं होता तो मिला ही नहीं कुछ, तो एंट्री करके क्या करेंगे, तो एंट्री जो कर रखी थी उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिल चुका था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को अब डेबिट नहीं करेंगे, उसको क्रेडिटेड ही रहने देंगे। अब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ कि फॉर फ्यूचर पे एंट्री क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल हम कितने अमाउंट से कैंसिल करेंगे, 7 रुपए के हिसाब से, और कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, 500, 500। 3500। नाउ यहाँ पे इसमें से कुछ पैसा आपको मिल चुका होगा और कुछ पैसा नहीं। जो पैसा आपको मिल चुका होगा उसको हम डालते हैं शेयर फॉर फ्यूचर में, और जो पैसा आपको नहीं मिला तो उसको आप कॉल्स इन अरियर्स बोल सकते हो, या उस स्टेज का नाम लिख सकते हो जिस स्टेज पे वो पैसा आपको मिलना था लेकिन नहीं मिला। जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स दिख नहीं रहा मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर कॉल्स इन अरियर्स ही होता तो यहाँ पे हम क्रेडिट करते कॉल्स इन अरियर्स। बेसिकली ये डेटर्स हैं जो आपको थे अभी तक, लेकिन अब ये नहीं रहेंगे क्योंकि वो शेयर्स ही आपने वापस ले लिया उस बंदे से, तो वो आपका राइट भी खत्म हो गया। अब वो बंदा आपका डेटर नहीं रह सकता। तो ये वो अमाउंट है जो आपको पैसा भी मिला नहीं है। अच्छा कितना पैसा नहीं मिला, 2 रुपए, 2 रुपए नहीं मिला, और कितना मिल गया होगा, 5 रुपए। यस सर। तो 2 इंटू हम 500 कर देंगे। ये पैसा आपका कॉल्स इन अरियर्स बोलो या फर्स्ट कॉल बोलो, ये आपके डेटर सब नहीं रहे, उम्मीद खत्म, क्योंकि फॉरफिट ही कर लिए शेयर्स। और 5 रुपए जो मिल चुका था वो 5 इंटू 500 करके हमने जो है डाल लिया शेयर फॉर फ्यूचर में।
ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या लग रही है आपको, क्या होगी? मुझे लगता है डी। डी होगी। और शेयर कैपिटल में वो अमाउंट होता है जो मतलब बेसिकली आना होता है। नहीं, हाँ मतलब फेस वैल्यू नहीं होती, फेस वैल्यू में से कितना मंगवाया है आपने आज तक टोटल, तो वो भले हाँ। ही मिल चुका हो या ना मिला हो, मंगवा लिया है ना आपने, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्टर वैल्यू। तो उसको हम यहाँ पे जो है यूज करते हैं शेयर कैपिटल कैंसिल करने के लिए। ओके। ठीक है, कॉल्ड अप 9 पर शेयर, पेड अप 7 पर शेयर। चलो 43 करते हैं हम, ठीक है 43 हम करते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं, यहाँ करूंगा। तो हम इसकी जो है डिटेल्स लिखते हैं। फोर्टी थ्री एक बार देखो, हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 200 शेयर, 200 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं, 10 रुपए उसकी वैल्यू है, यानी कि ये फेस वैल्यू है। और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, यानी कि आज तक हमने कितना पैसा टोटल मंगवा लिया है, मतलब मंगवा लिया अपनी तरफ से, मिला भले ही ना हो, नहीं मिला होगा तभी तो फॉरफिट कर रहे हैं, तो लेकिन मंगवा कितना लिया है, और उतने अमाउंट से अपनी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड कर ली होगी 9 रुपए से। यस सर। तो पहली बात तो शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से कैंसिल होगी, आप मुझे यही बता दो, शायद हमें यही का आंसर मिल जाए। तो 200 80। 1800, तो यानी कि हमारा आंसर सी या डी में से होना चाहिए। यस सर। नाउ जितना पैसा पे हो चुका है उस वो हमारी इनकम हो जाती है, जिसको हम शेयर फॉर फ्यूचर में डालते हैं। तो 7 रुपए यस। शेयर आपको मिल गया है 200 शेयर्स पे, तो 200 इंटू 7, 1400 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर में जाए। ये 1400 रुपए कहाँ जा रहा है? यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और बाकी जो आपको नहीं मिला, देखो यहाँ पे इसने कॉल्स इन अरियर्स अमाउंट यूज किया है, तो ये कॉल्स इन अरियर के बजाय कुछ और भी वर्ड यूज कर सकता था जो इसको पैसा नहीं से मिला। नहीं मिला ना। हाँ मैं बोल रही हूँ 2 रुपीज के हिसाब से नहीं मिला ना। हाँ, 2 रुपीज नहीं मिला इसको। आपको लगेगा 3, पर 3 नहीं, हमने मंगवाया ही नहीं 1 रुपया, तो इसलिए जो पैसा हमें नहीं मिला वो 2 रुपीज के हिसाब से होगा, क्योंकि 9 रुपए मंगवाया था, 7 रुपए मिल गया, तो 2 रुपए जो यस। उसको हम जो है खत्म करेंगे, वो अपने डेटर्स जो हमारे अब नहीं रहे, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 200 करके 400 कॉल्स इन अरियर्स, अब हमारे डेटर्स नहीं रहे, तो ये हो गया। ओके, वैसे मैं इस स्टेज पे ना आपको कहूंगा कि आप YouTube की वीडियो सर्च करो रीइश्यूअर फॉर फ्यूचर के एमसीक्यूज की, बड़े सारे लोगों ने करा रखे होंगे, वो एक्सक्लूसिवली यस। जो रीइश्यू पे कराएंगे ना, तो आपको खुद अपने आप को आप असेस कर पाओगे कि आपको समझ आ गया कि नहीं। और उसमें से भी कोई भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो वीडियो रोक के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसको समझा दूंगा। तो फीचर में इतना ही रखते हैं, रीइश्यू पे आता हूँ मैं। ओके सर। आराम से मिल जाएगी आपको वीडियो रीइश्यू, लेकिन और रीइश्यू और फॉर फीचर की अलग से पहले सर्च करना, अगर ना मिले तो फिर जो इस चैप्टर की सर्च करना कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एमसीक्यूज, और फिर उसमें आगे पीछे करके ढूंढना कि शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू के कहाँ है, और पहले उनको करना। यस सर। थक गया आज मैं, बस लास्ट टॉपिक रह गया है। बाकी जो चीजें हैं, या एक मिनट में पहले नीचे की चीजें आपको पहले बता देता हूँ जो थ्योरी है, ताकि ये वाली वीडियो में वो कवर हो जाए। रीइश्यू मैं अभी बताता हूँ, रीइश्यू तो बड़ा सिंपल है वैसे, मैं आपको जो है पहले ये जो थ्योरी है ये बता देता हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब स्मॉल स्केल पे कंपनी अपने जान पहचान वालों को, जिनका नाम, जिनका एक तरह से जान पहचान है उसकी, वो जानती है उन लोगों को, उनको शेयर्स देती है जब, और स्मॉल स्केल पे होता है ये काम, तो उस चीज को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ये पब्लिक कंपनी भी कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। और ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कुछ इस तरह का ही होता है, लेकिन जब प्राइवेट प्लेसमेंट जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल पे होता है, हम थोड़े से शेयर्स देते हैं अपने जान पहचान वालों को, लेकिन वही अगर हम अपने जान पहचान वालों को या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको हम बहुत सारे शेयर्स देते हैं, तो प्रमोटर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ये सारे ऐसे लोग होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं बिजनेस जिसमें वो पैसा लगा सके अच्छा खासा करोड़ों में, तो उनको जब हम शेयर्स देते हैं और बदले उनको शेयर्स देते हैं और बदले में पैसा लेते हैं, तो उसको हम जो है टेक्निकली प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बोलते, फिर हम उसको जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोल देते हैं।
ओके सर। स्वेट इक्विटी शेयर्स जर्नली यहाँ पे जो है हम फेस वैल्यू पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं, और जर्नली ये डायरेक्टर्स को हम उनकी मेहनत के बदले जो है देते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं फेस वैल्यू पे भी यहाँ पे जो है डिस्काउंट देना अलाउ कर रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे अपने खास एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को अगर देने हैं शेयर्स तो आप दे सकते हो उनकी सर्विस के बदले, तो आप उनको शेयर्स दे दोगे, और यहाँ पे आपको अलाउ कर रखा है कि आप डिस्काउंट भी दे सकते हो फेस वैल्यू पे भी। तो ये इकलौती एक्सेप्शन है, सेक्शन 53 मना करता है कि नहीं कर सकते, पर सेक्शन 54 ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का है, ये जो है आपको एक्सेप्शन दे देता है कि आप चाहो तो अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को जो है डिस्काउंट भी दे सकते हो फेस वैल्यू पे, लेकिन वैसे जनरल पब्लिक को या बाहर और जो आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनको डिस्काउंट नहीं दे सकते फेस वैल्यू पे। तो स्वेट इक्विटी ओके। जो स्वेट होता है, जो मेहनत होती है, जो लेबर होती है डायरेक्टर्स की और एम्प्लॉइज की, उसके बदले में जो उनको हम इनाम देते हैं शेयर्स के रूप में, और वो भी डिस्काउंट की वजह से उनको नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा दे देते हैं हम, क्योंकि हर शेयर की कीमत हम कम लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स उनको काफी दे देते हैं। तो उन तरह के शेयर्स को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 2 क्लॉज 88 में स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन दे रखी है, और बाकी लेकिन इससे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी हैं। ओके सर। अच्छा, एक वर्ड आ रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको ना स्पेशल रेजोल्यूशन का सिंपली मतलब होता है मीटिंग में 75% कम से कम लोग हाँ करें, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखवाई जाती है, और कम से कम 75% लोग जब फेवर में वोट करते हैं तभी आप जो है उन एम्प्लॉइज या उन डायरेक्टर्स को जो है फेस वैल्यू पर डिस्काउंट देके वो शेयर्स दे सकते हो। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर देने के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि पहले आपको अपने शेयर होल्डर्स को कन्विंस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स हैं, और वो टोटल जितने भी लोग हैं उनका 75% जो है लोग हाँ करें, तब जाके आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 3/4 यानी कि 75% या उससे ज्यादा लोग हाँ करें तो आप जो वो चीज कर सकते हो। ठीक है। यस सर। ESPS का मतलब सिंपली है कि आप जब अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करते हो, पब्लिक इशू चल रहा है, आप दुनिया भर को पूरी पब्लिक को शेयर्स दे रहे हो, आप उसी दौरान एक स्कीम खोल सकते हो जिसमें आप अपने एम्प्लॉइज को भी प्रायोरिटी पे शेयर्स दे रहे हो और डिस्काउंट भी दे रहे हो मार्केट वैल्यू पे। उसको हम बोलते हैं, ये स्कीम का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो जनरली पब्लिक इशू के दौरान ये स्कीम लाई जाती है कि जनरल पब्लिक को भी हम शेयर दे रहे हैं और एम्प्लॉइज को थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहे हैं साथ में, और उनको प्रायोरिटी पे शेयर्स दे रहे हैं क्योंकि वो कंपनी के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो हम जो है उनको मार्केट वैल्यू पे डिस्काउंट जो है दे सकते हैं। तो ये जो है हम क्या पता हम वैसे भी देना चाहते थे, पर जब पब्लिक इशू आ ही रहा है तो उसी के साथ हम अटैच कर देते हैं ये वाली स्कीम, जिसमें हम एम्प्लॉइज को कहते हैं कि अगर आपको शेयर्स लेने हो तो ले लो, हम आपको थोड़े से सस्ते में दे देंगे। यस सर। ये एंट्री जो इग्नोर करना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ भी गया तो उसको भी इग्नोर करना छोड़ देना। मैं अभी इस चीज को नहीं बताना चाह रहा क्योंकि ये कुछ बुक्स कह रही हैं कि आपके कोर्स में नहीं है, और TS ग्रेवाल में भी नहीं बता रखा, और ये लेकिन अरियंत ने बता रखा है, तो लेकिन मैं इस चीज में नहीं आने जा रहा। तो अगर इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री आ गई तो वो छोड़ देना, आपके पास 1-2 क्वेश्चन का तो स्कोप है ही छोड़ने का, क्योंकि TS ग्रेवाल में साफ कह रखा है इस पे कोई एंट्री वगैरह जो है नहीं बता रखी, सिर्फ थियोरेटिकली बता रखा है इस टॉपिक को। ईसॉप को आप जो है मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन आपको मैंने याद करो तो बताया था कि हम टैलेंटेड एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए ईसॉप जैसी जो है एक प्लान लाते हैं जिसमें हम कंडीशन रखते हैं कि पहली बात तो कहते हैं कि हम आपको ना डिस्काउंट पे मार्केट वैल्यू में उस शेयर का जितना प्राइस है, सपोज 40 रुपए, हम आपको 40 नहीं, हम आपको सस्ते में यानी कि सपोज 30 रुपए में वो एक शेयर दे देंगे, लेकिन शर्त ये रखते हैं कि आपको 3 साल काम करना पड़ेगा सपोज। तो इस 3 साल के पीरियड को हम बोलते हैं, जो शर्त वाला पीरियड चल रहा होता है इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और उसके बाद 6-7 महीने का टाइम हम और देते हैं उस बंदे को कि अब आप एलिजिबल हो गए हो, अगर आप चाहते हो तो अगले 6 महीने में पैसे दे दो, हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड हम उसको देते हैं सोचने का, इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ठीक है। यस सर। और ये जो प्राइस हमने डिसाइड किया है ना कि हम मार्केट में वैल्यू कितनी भी हो हम तो 30 में देंगे, तो ये प्राइस को हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। और वैल्यू ऑफ ऑप्शन यानी कि कितना फायदा मिला इस ऑप्शन को लेने से एम्प्लॉय को,
कितने का मिला, कितने रुपए का फायदा मिला पर शेयर? 40 का सपोज मार्केट में रेट है, कंपनी उसको 30 में दे रही है, तो पर शेयर उसका कितना फायदा होगा? 10। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको कई बार पूछ सकता है कि कितनी वैल्यू मिली ऑप्शन को लेने से, तो वो 10 होगी, 10 रुपए पर शेयर। तो सिंपली मार्केट वैल्यू में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फिर राइट इशू, जो भी आपके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको जब आप जो है सबको ऑफर देते हो कि हम और शेयर्स देना चाहते हैं आपको और पैसे लेंगे आपसे, थोड़ा से कम ले लेंगे लेकिन आपको हम और शेयर्स दे सकते हैं आप अगर लेना चाहो, तो जब आप अपने सारे जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर करते हो, जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये ऑफर किया जाता है, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और उनको कहते हैं कि आप लेना चाहो तो शेयर्स ले लो और आपको जो है हम थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे मार्केट वैल्यू पे। और वो इससे दो फायदे हो जाते हैं, कंपनी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है और कंपनी को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, उसके जो ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स हैं वही और शेयर्स जो है लेने को कई बार तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के इशू को हम बोलते हैं राइट इशू, जब कंपनी अपने ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और शेयर्स देती है और सबको पहले ऑफर करती है और फिर जो लेना चाहें तो वो ले लेते हैं। इस तरह के इशू को हम बोलते हैं राइट इशू, राइट्स इशू या राइट इशू। ओके, यस सर। इसके लिए भी पहले जो सारे शेयर होल्डर्स हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, यानी कि 75% वोटिंग फेवर में हो, तब जाके जो है हम डिस्काउंट पे इस तरह से अपने ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देते हैं शेयर्स। तो स्पेशल रेजोल्यूशन बेसिकली एक तरीका है वोटिंग का कि वोटिंग में 75% फेवर मिले, मेजोरिटी मिले, तो जाके कुछ बड़े लेवल की चीजें जो है हम अलाउ करते हैं। लास्ट है बायबैक ऑफ शेयर्स, जब कंपनी को लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही जो है नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं, तो कुछ शेयर वो शेयर होल्डर को कहते हैं कि आप वापस कर दो, हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तो कंपनी उनका पैसा खुद वापस कर देती है और उनसे शेयर वापस लेके कैंसिल कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा ही इशू कर दिए हैं। तो उस चीज को कहते हैं हम बायबैक ऑफ शेयर्स। तो कंपनी जो है उनसे शेयर ले लेती है, शेयर लेके उसको कैंसिल कर देती है, एक तरह से मान लो जला देती है, और इन शेयर को लेने के बदले में उनको उनका पैसा वापस कर देती है और एक रेट वो बता देते हैं कि एक शेयर के बदले हम इतना पैसा देंगे, तो उसको हम बोलते हैं बायबैक प्राइस। और ये पैसा देने के लिए वो अपने जो जनरल रिजर्व्स हैं यानी कि फ्री रिजर्व्स उसको यूज कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिजर्व यूज कर सकती है, क्योंकि सेक्शन 52 अलाउ करता है कि अगर आपको बायबैक करना है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। और इससे पहले आपने कभी जो शेयर्स इशू कर रखे हो उनसे जो पैसा आया था वो पैसा भी आप यूज कर सकते हो बायबैक करते वक्त। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बायबैक करते वक्त आप कहाँ से पैसा उठा सकते हो। तो जर्नल जो गुल्लकें हैं उनको जर्नल रिजर्व या फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और उससे उसके अलावा जो प्रोसीड्स यानी कि जो आपको रिसीव हुआ था पैसा इससे पहले जब आपने शेयर इशू करे होंगे, तो वो पैसा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है? यस सर। हाँ, बहुत हैवी हो गया होगा हालांकि, लेकिन मैंने इन सारी चीजों को डिटेल में कराया है। मैंने वीडियो डाली थी, एक हफ्ता पहले डाली थी, इन सारे पॉइंट्स पे काफी डिटेल में लंबी वीडियो बनी थी 40 मिनट की, पर इन सबको मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से या तो दोबारा सुन लेना या और डिटेल में सुनना है तो वहाँ यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे जाके एक बार आप देख लेना। ठीक, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये आप कब तक डालोगे? ये मैं डाल दूंगा आधे घंटे में, दोनों डाल दूंगा। ओके। हाँ, मतलब ये क्लास ओवर करते ही मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि मैं एक बार ये डाल दूंगा, वो वाली पहले डाल दूंगा, और उसके बाद इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में, तो उसके बाद एक्सक्यूज मी सर। कौन हेलो दिया? जी सर। अरे वाह, हाँ बताओ। सर आप प्लीज मुझे एडमिशन करवा दो, मैंने आपसे बहुत पहले भी बोला था। देखो एक बार ना एडमिशन का देखो, मैंने एडमिशन की वॉइस नोट बहुत पहले भेज रखी है, 4-5 दिन पहले भेजी थी, एक बार उसको सुनो आप, उसमें मैंने पूरा कर रखा है, एक बार आप उसको सुनो, अगर डाउट आए तो मैं आपकी भी एक बार जो है कोई रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको पेन पेपर के थ्रू। मुझे ना एक बार वो बता दो, जो होता है ना कि उसमें गुडविल की वैल्यू ये होती है, फिर वो शेयर निकालने पड़ते हैं उसके गुडविल के, मतलब वो जो होता है वो गारंटी दी जाती है उसको, गुडविल वाले जो होते हैं क्वेश्चंस वो नहीं आ रहे। गारंटी वाले तो देखो फंडामेंटल्स में आता है जिसमें हम गारंटी देते हैं पार्टनर को। नहीं, वो जो गुडविल वाले ना, तो कि आपने फर्म गुडविल होती है फर्म की, फिर दूसरा पार्टनर अपने शेयर लाता है और अपने गुडविल भी लाता है, अपना कैपिटल भी लाता है।
हाँ, तो कैपिटल तो लाई गई, अगर उसे ओनर बनना है तो पार्टनर बनना है, और जितना उसे गेनिंग रेशियो मिल रहा है, यानी कि जितना उसका रेशियो है, उसको हम वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट वो पे करेगा जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनको, तब जाके उसको एंट्री मिलेगी, और ये कंपेंसेशन दे रहा है ताकि वो कल से प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले सके। तो जितना जिसको सेक्रीफाइस हुआ है उसको हम वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग अमाउंट आते हैं, और ये दोनों अमाउंट कौन देता है? जो न्यू पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं। और निकालते कैसे हैं? कितना मिलेगा उनको पुराने वालों को? सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेते हैं और वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल जो दे रखी है वो लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कंपेंसेशन का अमाउंट मिल जाता है। और ये दोनों अमाउंट यानी कि जो दोनों ओल्ड पार्टनर्स है उनको मिलना है, ये दोनों ही अमाउंट दे कौन रहा है? जो नया पार्टनर है, और ये दे रहा है ताकि वो प्रॉफिट्स में शेयरिंग पा सके, और कैपिटल इसलिए देता है ताकि वो असेट्स यूज कर सके बिजनेस के। ओके सर। तो एक बार आप देखो, जैसे कल आपने जो है मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, आप एक बार एडमिशन के वॉइस नोट एक बार सुन के देखना, और उसके बाद क्वेश्चन करने शुरू कर देना, और रात को 2-2:30 बजे 3 बजे कभी भी या कल सुबह आप मुझे वो क्वेश्चन के फोटो भेज देना जो आपसे नहीं हुए। मैं वो चाहे 10 हो, 12 हो, 50 हो, मैं उसको जो एक एक करके जो है भेज दूंगा ग्रुप में। ओके सर। सर मैं आज भी ना एक और सैम्पल पर करूंगी डे का, तो उसमें जो हाँ, क्वेश्चन आएंगे आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। लेकिन ग्रुप में भेजना आज। हाँ ठीक है सर, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक। थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो। आप मेरे को सैम्पल पेपर फॉरवर्ड कर देना। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपको पहले ही। ओके, थैंक यू। हाँ, लेकिन सैंपल पेपर जो है उससे पहले सिमरन वैसे ज्यादा आसान और ज्यादा जल्दी रहेगा कि आप YouTube से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के MCQ सर्च कर लो। वहां पे 50-55 बड़े सारे लोगों ने डाल रखे होंगे एक सिंगल वीडियो में, तो वहां पे स्पेसिफिकली आपके ये चैप्टर के एक साथ सारे MCQs आधे घंटे में कवर हो जाएंगे, अगर आप फटाफट देखो वीडियो को आगे पीछे करके और स्पीड में देखो तो। क्योंकि नहीं तो खुद से सैंपल पेपर में आप कर सकते हो, कर भी लेना, लेकिन पहले जो है सेफ साइड यूट्यूब से 50-55 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। यस सर। तो मतलब थोड़ा सा गिवन टाइम को अच्छे से यूज करना। तो अगर आपको जैसे ही फील हो ना कि सैंपल पेपर में करने से या खुद से या अरिहंत के क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस चैप्टर को लिखो, उसके आगे MCQ लिख के सर्च करो, आप नहीं सर, कल मैंने MCQ कोई ट्राई ना करा कहीं के था मिल ना जाएंगे। सैम्पल पेपर। क्या? कल मैंने सैम्पल पेपर ट्राई करे थे ना, कल मैंने इसलिए ट्राई करा था कि मुझे कितना आता है, क्योंकि मैं कल बहुत मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता, बट मैंने कल सैम्पल पेपर ट्राई करा तो मुझे 60-70% सॉल्व होता। आपको मैंने 6 क्वेश्चन दिए थे, सिर्फ वो उसके थे इशू ऑफ शेयर के। हाँ, तो ये अच्छा है, लेकिन हाँ जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है तो सैंपल पेपर में कंफ्यूज मत होना, यूट्यूब पे आ जाना कल दोपहर को 3 बजे, मैं इसे नहीं नए करूंगी। क्वेश्चंस मत करना खुद से, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए और आपने मुझे डाउट भेजा और मैं भी बहुत लेट भेजूंगा तो रात तक अगर आप सुनोगे तो फिर आप हौच पौच ना हो जाए। इसलिए यूट्यूब पे क्या होगा, सिंपली वो टीचर आपको रीजन बताता चला जाएगा और क्वेश्चन कराता जाएगा। तो कल 3 बजे के बाद तो कोई नया क्वेश्चन मत करना खुद से सैंपल पेपर का, यूट्यूब के थ्रू चाहे कर लेना। ओके सर। ओके ठीक सर। है, सर मैं अभी करती हूँ लास्ट, फिर आपको कब मेरा सैम्पल पेपर खत्म हो जाए फिर आपको डाउट्स भेज दूंगा जो भी होंगे मेरे। ठीक है, ग्रुप में। हाँ सर, ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, ओके। अब हम जो है एक टॉपिक रह गया है बस, रीइशू के देखते हैं जर्नल एंट्रीज। अच्छी बात यह है कि सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें जो है पढ़ना है। रीइशू में क्या होता है, आप जो ये फॉरफीट करे थे आपने शेयर्स, आप सिंपली कोई बंदा खड़ा हुआ है बाहर, कंपनी जो है उसको ऑफर करती है कि लेने हैं शेयर्स, वो कहता है लेने हैं, मुझे तो लेने ही थे, तो उसको दे देती है, और वो बंदा क्या करता है, कंपनी को पैसे दे देता है, और कंपनी जो है अपनी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ा देती है, और यहाँ पे कंपनी जो है पूरी जो एक तरह से फेस वैल्यू जो है जर्नली बढ़ा देती है, और जितना पैसा उसने लेना है उस बंदे से वो ले लेती है, और अगर डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट वो दे सकती है, और वो डिस्काउंट का पैसा वो कहाँ से निकालती है, शेयर फॉर फीचर में से। तो अगर डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो शेयर फॉर फीचर को हम कम कर देते हैं, यानी कि हमारी जो शेयर फॉर फीचर वाली जो इनकम है वो कम कर देते हैं, यानी कि डेबिट कर देते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट ऑब्वियसली आप कितना दे सकते हो, मतलब जितना आपके पास शेयर फॉर फीचर में पैसा पड़ा हुआ है। ओके सर। याद आया कि कुछ नहीं ऐसा
कि जो पैसा Yes, sir. डिफॉल्टर से आ चुका है आप उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो उस बंदे को, जो नया बंदा है जिसको आप ये शेयर जो फॉरफिटेड शेयर से रीइश्यू कर रहे हो। हाँ, इसमें क्वेश्चन जो है लंबे ऐसे बन जाते हैं कि कई बार मैं आपको ना एक एग्जांपल बना रहा हूँ, बस मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं करा रहा, कि सपोज 200 शेयर्स, ये ध्यान से सुनना आप, 200 शेयर्स को सपोज फॉरफिट किया, ठीक है। अब अगर इसके दो केस हो सकते हैं रीइश्यू के, रीइश्यू या तो मैं ऑल 200 शेयर्स को कर दूं, तो अगर मैं सारे के सारे जो 200 शेयर्स हैं जो फॉरफिट किए थे उनको रीइश्यू कर देता हूं, तो इस 200 शेयर से रिलेटेड जितना भी पैसा शेयर फॉरफीचर में है वो सारा मैं जो है डिस्काउंट देने के लिए यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज मैं केवल 150 शेयर ही रीइश्यू कर रहा हूँ जो फॉरफिटेड थे, तो मुझे शेयर फॉरफीचर में जितना भी अमाउंट है उसको पहले जो है निकालना पड़ेगा कि 150 शेयर को कितना बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट है ये तो कितने शेयर्स के लिए है, 200 शेयर्स के लिए जो हमने फॉरफिट किए थे। तो रीइश्यू करेंगे अगर हम 150 शेयर्स को, तो उनसे रिलेटेड कितना अमाउंट है इसमें, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 200 और इंटू कर देंगे जो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अमाउंट है। सपोज ये टोटल अमाउंट है 600 रुपए, तो 600 रुपए पूरा बिलोंग करता है 200 शेयर्स को। अगर आप 200 शेयर्स पूरा रीइश्यू कर देते तो ये पूरा 600 रुपए डिस्काउंट के तौर पे यूज कर सकते थे आप देने के लिए। लेकिन अगर आप 150 शेयर्स ही कर रहे हो तो इस 600 में से कितना बिलोंग करता है 150 शेयर्स को, तो आप ऐसे निकालोगे 150 अपॉन 200 इंटू 600, तो ये आ जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 450। तो अब आप ये जो 150 शेयर फॉर रीइश्यू कर रहे हो इसके लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 450। सर ये समझ नहीं आया, एक बार ही रिपीट कर दोगे? हाँ ठीक है, ये देखो मैं कह रहा हूं कि रीइश्यू जो होता है ना उसके दो केस बनते हैं, आपको कई सारे क्वेश्चन वैसे मिल जाएंगे इसके, और या तो या छोड़ो ढूंढेंगे क्या, रीइश्यू के मैं पहले बता देता हूँ और फिर देखते हैं अगर आसानी से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं रीइश्यू के। रीइश्यू के दो केस हैं कि रीइश्यू ऑफ ऑल forfeited shares और reissue of few forfeited shares। तो यहाँ पे आप क्योंकि सारे के सारे जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए वो सारे के सारे ही आप रीइश्यू कर रहे हो, तो जो टोटल पैसा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो आप जो है आंख बंद करके जो है यूज कर सकते हो डिस्काउंट देने के लिए, यानी कि मैक्सिमम जितना पैसा उसमें रखा हुआ है मैक्सिमम उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो। लेकिन आप सोचो अगर जितने शेयर्स आपने फॉरफिट करे थे और उसकी वजह से आपके पास शेयर फॉरफीचर में पैसा आया था, अब रीइश्यू करते वक्त आपने वो सारे शेयर रीइश्यू नहीं करे हैं, वो आपने कुछ ही शेयर रीइश्यू कर रहे हो, तो आप कुछ ही पैसा यूज करना चाहिए ना डिस्काउंट का, क्योंकि कुछ शेयर जो अभी रीइश्यू नहीं कर रहे उसको फ्यूचर में करोगे। तो अगर आपने अभी सारा पैसा यूज कर लिया शेयर फॉर फीचर का, जब आप कुछ ही शेयर रीइश्यू कर रहे हो, तो फिर फ्यूचर में जो बचे हुए शेयर रीइश्यू करोगे तो फिर डिस्काउंट कैसे दे पाओगे अगर आपने अभी सारा यूज कर लिया। इसलिए अगर हम रीइश्यू करते हैं कुछ शेयर्स का, तो हम पहले ये जो कुछ शेयर्स हैं उसके हिसाब से उसको ऊपर रखते हैं और जो टोटल जो शेयर्स हमने फॉरफिट करे थे उसको नीचे रखते हैं और इनटू करते हैं उस अमाउंट के साथ जो अमाउंट हमारे पास शेयर फॉरफीचर में रखा हुआ है, और ऐसे करके हमारे पास शेयर फॉरफीचर का वो पार्ट मिल जाता है मेरे को जो मैं ये जो एक्स शेयर जब रीइश्यू कर रहा हूँ तो इस रीइश्यू के वक्त मैं जितना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकता हूँ। ओके सर। और बाकी जो पैसा बच गया शेयर फॉरफीचर में वो तब यूज होगा जब वो बचे हुए शेयर्स जो फॉरफिट करे मैंने वो मैं जब रीइश्यू करूंगा फ्यूचर में, तो तब वो जो मैंने अभी अमाउंट साइड कर दिया वो मैं तब यूज कर सकता हूँ, अभी नहीं। ये जो निकाला है मैंने अभी इसी को मैं अभी यूज कर सकता हूँ जब मैं ये नंबर ऑफ एक्स शेयर जो है रीइश्यू कर रहा हूँ। तो एक बार चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, एक बार देखते हैं।
Mm, 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 mm. मैं करा तो रहा हूँ, लेकिन सिमरन मैं फिर कहूंगा या आप अभी शेयर जो रीशोर फॉर फीचर है ना, उसमें खुद से बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यूट्यूब के एमसीक्यूज की हेल्प ले लेना प्लीज, ठीक है? और आपको आराम से मिल जाएगी वीडियो, कोई 40-50 मिनट हाँ की जी maximum, लेकिन एटलीस्ट टॉपिक पक्का हो जाएगा किसी एक्सटर्नल हेल्प से। वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आने तो इसमें दो या तीन क्वेश्चन ही हैं, या ज्यादा से ज्यादा सर, इसमें चार। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ फॉर फीचर और रीइशू के Topic, 4 क्वेश्चन आ सकते हाँ। हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। बाकी मुझे बताइए कि हाँ ये ओवरऑल जो बुक। सर, हाँ, इस चैप्टर में से टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? मुझे लग रहा है कि 16 आएंगे, जिसमें से आपको 14 करने पड़ेंगे। अच्छा, ओके। 2 छोड़ सकते हो, 16 आएंगे। और क्योंकि 16 आएंगे ना, तो इसमें थ्योरी वाले भी बहुत आएंगे, तो आप थ्योरी जरूर रीड कर लेना इस चैप्टर की, बहुत काम आएगी। क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कम से कम सीधा देखते ही होने वाले होंगे, अगर आपको थ्योरी आपने रीड कर रखी होगी तो। हम्म, कहाँ पे है इसका क्वेश्चन? सर मैं क्लास को ना लीव कर रही हूँ, ठीक है? ठीक। हम्म, ये वाला क्वेश्चन है एक अच्छा। क्वेश्चन 60 करते हैं, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन 60 और 61 दोनों हो जाएंगे। ये दोनों रिलेटेड है रीइश्यू से, और दोनों दिखने में लग रहा है कि ठीक ठाक लेवल के हैं, जो कि मुझे लगता है कि कल आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं। चलो क्वेश्चन 60 करते हैं। अब ये दिक्कत है, यहाँ पे जगह है नहीं। एक बार फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। या आपके सामने अभी बुक है क्या? आपके पास बुक है रियंत की अभी? यस सर। तो आप मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 60 जो है, एक बार मुझे साथ साथ बताते रहना, मैं वाइट स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ओके। तो एक बार मुझे आप बताना पढ़ के, शुरुआत की पहली लाइन क्या लिखी है? मैं The director of Axim Ltd forfeited 20,000 equity shares रुको, of 10 rupees 20,000 each. इक्विटी शेयर्स हमने जो है इस तरह से आपको लिखना है, और फॉर फीचर और रीइश्यू वाले में, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो लंबे ही आएंगे। फॉर फीचर कर लिया हमने 2000 इक्विटी शेयर का, जिसकी वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 10। ये जनरली हमें फेस वैल्यू दे रखी है। और फिर क्या बोल रहे हैं? rupees 8 per share called up रुपीज for 8 शेयर कॉल्ड अप, यानी कि इस पे हम आज तक 8 रुपए मंगवा चुके हैं। for non-payment of first call हम्म, of rupees 2 per share. तो फर्स्ट कॉल 2 रुपए जो है रिसीव नहीं हो पाई, ठीक है? Hmm. तो मिला कितना? Final. मिला कितना? 6 रुपए मिल गया होगा। Hmm. फाइनल कॉल कॉल नहीं करी होगी, वो बोल रहा होगा। Final call of 2 per share has not been yet called. हाँ. अभी नहीं किया उसने, तो वो तो हमें पता ही लग रहा है कि अभी 8 रुपए करते हैं, तो जो 2 रुपए बचा है वो वही है। तो 6 रुपए यानी कि जो और हमें मिल चुका है, ठीक है? और half of the forfeited shares were reissued. ठीक है, वो छोड़ो। अब हम पहले जो है What? फीचर की एंट्री करते हैं, और फीचर की एंट्री करते हैं हम। और यहाँ पे आप मुझे एंट्री बताओ, चलो।
हमें शेयर कैपिटल कैंसिल करनी है, कितने से कैंसिल करेंगे, क्या अमाउंट आएगा? 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर्स है और 8 कॉल करे है ना, और 8 में से 2 नहीं आए, तो शेयर कैपिटल तो कितने अमाउंट से करेंगे? 1,60,000 नहीं 16,000। कितने अमाउंट से? 1,60,000, क्योंकि 8 रुपए के हिसाब से हमने मंगवाया था, तो 8 रुपए के हिसाब से हमने शेयर कैपिटल आज तक क्रेडिट कर रखी होगी। तो अब ये शेयर कैंसिल कर रहे हैं, हम ले रहे हैं वापस उससे, तो 8 रुपए के हिसाब से फिर डेबिट कर देंगे। तो 8 इंटू 20,000 हो जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 से शेयर कैपिटल जो है हम कर देंगे डेबिट। अब यहाँ बताओ क्या होगा? अब जो फॉरफिटेड अमाउंट वो तो 2 रुपीज नहीं, वो 8 रुपीज के हिसाब से होगा। 8 रुपीज तो टोटल था, उसमें से चले, 2 और 6 मिल अच्छा गए। हाँ। बताओ तो वो 6 रुपीज के हिसाब से होगा। वो किस अकाउंट में डालेंगे हम? वो हम डालेंगे फॉर फीचर। बिल्कुल, शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में अपनी इनकम जो है क्रेडिट कर लेंगे। कितने अमाउंट से? 1 लाख टू एक पीस, 1,000। है ना? और यहाँ पे एक बार देखना 20,000 शेयर है 2,000? 20,000। ठीक है। और फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? कितने दूसरी एंट्री हमें नहीं मिला जो कि हम इंतजार कर रहे थे अभी तक? फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट कॉल अकाउंट या तो क्रेडिट कर लो या कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट कर लो, ठीक है, ऑप्शंस में दिखे। 40,000। तो यहाँ 40,000 और यहाँ पे हम देखते हैं कॉल्स इन अरियर्स अब हमारे जो है नहीं रहे। ठीक है, अब हम फॉर फीचर की एंट्री कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ से हमें क्या उठाना है कि शेयर फॉर फीचर में हमारे पास कितना पैसा है? 1,20,000, जो कि कितने शेयर्स को बिलोंग करता है? 20,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये 1,20,000 रुपए 20,000 इक्विटी शेयर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, यस सर। ये कह रहा है कि यहाँ पे वही वाला केस है कि इसने सारे रीइश्यू नहीं करे, तो इसने कितने शेयर करे? हाफ। तो यहाँ पे हमने 10,000 शेयर्स रीइश्यू करे। ठीक है, यस सर। तो अब ये जो टोटल शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा है हम डिस्काउंट देने के लिए यूज करते हैं, पर ये सारा पैसा यूज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी हम रीइश्यू केवल कितने शेयर्स कर रहे हैं? 10,000। तो 10,000 शेयर्स से रिलेटेड कितना पैसा है इसमें, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? हम आप बताओ। सर एक बार दोबारा बोलना। हमने जो है ये जो 1,20,000 रुपए जो आया है हमारे पास, हमारी इनकम है, ये कितने शेयर्स को फॉरफीट करने की वजह से आई है? 20,000 शेयर्स 20,000। इशू करेंगे, तो ये 1,20,000 रुपए डिस्काउंट के तौर पे दिया जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन अभी हमने 20,000 शेयर इशू नहीं करे, केवल 10,000 करे हैं। तो इसमें से कितना पैसा मुझे यूज करना चाहिए जो कि मैं निकाल सकता हूँ, जो कि मैं यूज कर सकता हूँ डिस्काउंट देने के लिए? 10,000 अपॉन 20,000। 10,000 अपॉन 20,000 करके तो आपका एक रेशो आ गया। और किस पैसे को आपने निकालना है और किस पैसे का हिस्सा निकालना है? 1,20,000 रुपए का। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 60,000 रुपए। यस सर। तो जब आप 10,000 शेयर केवल रीइश्यू कर रहे हो, तो आप पूरा 1,20,000 नहीं यूज कर सकते डिस्काउंट देने के लिए, आप आधा ही यूज कर सकते हो, यानी कि 60,000। हमने आधा ऐसे निकाला कि 20,000 शेयर को ये बिलोंग करता है 1,20,000, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए इस 1,20,000 की 10,000 शेयर से रिलेटेड कितनी वैल्यू है, तो वो हमने ऐसे निकाल ली। तो अब हम जो है यानी कि 60,000 रुपए हम यूज कर सकते हैं इस 10,000 इक्विटी शेयर्स को रीइश्यू करते वक्त। अब आगे क्या बोला है? ये रीइश्यू किस प्राइस पे किया हमने? Half of the forfeited share were reissued
as fully paid up for हम्म, 50 per share. अच्छा 10 रुपए का शेयर है और उसको हमने जो है 15 रुपए में दिया है, तो क्या डिस्काउंट दिया है या एट पार है या प्रीमियम है? नहीं, ऐसा सच कुछ लिखा नहीं, और ये लिखा है द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी। नहीं देखो ना, री इशू करते वक्त हमने 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 15 रुपए में दे रहे हैं, 15 रुपए चार्ज, तो तो डिस्काउंट वो तो इस बंदे को so, यहाँ पे तो नहीं लिखा। लिखा होगा भी नहीं। आपको बताया है, अगर 10 रुपए का शेयर मैं 8 रुपए में देता तो मैं कहता कि डिस्काउंट दिया है 2 रुपए का। यहाँ तो 10 रुपए का शेयर प्रीमियम पे दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट तो बहुत दूर की बात है। तो एक तरह से जो पीछे हमारा जो 60,000 रुपए है वो पूरा का पूरा हमारा कहाँ चला जाएगा, वो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि डिस्काउंट हमने 1 रुपए का भी नहीं दिया। तो वो सारा का सारा कहाँ अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल। ओके। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर देते हैं। ये जब हमने अगर शुरू करे तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? क्या ये जो हमने शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, हम 10,000 शेयर जो रीइशू कर रहे हैं और 15 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, तो यहाँ पे बैंक में कितने पैसे आएंगे उस बंदे से जिसको हमने रीइशू करे हैं? वो फिर 15 रुपए के हिसाब से देगा ना? बिल्कुल, वो 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर देगा 10,000 शेयर्स की, और जो है 3 वो हमें 1.5 लाख रुपए दे देगा। यहाँ पे हम शेयर कैपिटल जो है वो फेस वैल्यू के हिसाब से, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे बढ़ा देंगे, यानी कि 1 लाख, और बाकी जो एक्स्ट्रा में 5 रुपए मिले हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम डाल देंगे। ओके। 50,000। अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं पता पूछा क्या है इसने, कैपिटल रिजर्व पूछा है या सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या पूछा है? कैपिटल रिजर्व। तो हाँ, कैपिटल रिजर्व इसलिए होगा क्योंकि कैपिटल रिजर्व में हम वो पैसा ट्रांसफर करते हैं कि जब वो जो शेयर्स रीइशू हो गए और डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचता है उन शेयर से रिलेटेड, अभी भी जो शेयर फॉर फ्यूचर में, तो वो हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ पे तो हमने डिस्काउंट देने की नौबत ही नहीं आई, उल्टा तो उससे हमने उल्टा और एक्स्ट्रा पैसा ही मांगा है। तो ये सही पैसा है, वो यूज नहीं हुआ डिस्काउंट देने के लिए, इसलिए ये सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज अगर यहाँ पे जैसे 15 रुपीज है, हाँ यहाँ पे अगर 10 नहीं, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे 8 रुपीज होता फिर अगर यहाँ पे हमारी फेस वैल्यू 10 है और वो कहता है कि हम तो फुली पेड अप हमने इशू कर दिया है, यानी कि पूरे पैसे आ गए हैं मान के कर दिया है, लेकिन उस बंदे से हमने जो है इशू प्राइस जो चार्ज किया है वो 8 रुपए, आप ये कह रहे हो, तो हमने डिस्काउंट दिया कितना, 2 रुपए का। तो एंट्री क्या होती, बैंक में कितने पैसे आते? बैंक में आते पैसे 8 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे कितने आते, 80,000, ठीक है। बाकी 2 रुपए के हिसाब से हम डिस्काउंट यूज कर रहे हैं शेयर फॉर फीचर में से, तो उसको कम कर देते, शेयर फॉर फीचर कम कर देते। यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 इंटू 10,000, ये कितना है 20,000, और फिर कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट कर देते फेस वैल्यू से 1 लाख। यहाँ पे इस केस में हमारे पास शेयर फॉर फीचर में कितना पैसा था इन 10,000 शेयर से रिलेटेड, 60,000। हमने डिस्काउंट देने के चक्कर में कितना पैसा यूज कर लिया, 20,000, तो बचा कितना, 40,000। यहाँ पे हम 40,000 फिर जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ओके सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कई बार ना ये ऐसा बोलेगा कि 10 रुपए का शेयर, ये ध्यान से सुनना आप, 8 रुपए में दिया है लेकिन फुली पेड अप नहीं, हम 9 रुपए पेड अप कर रहे हैं। तो 9 रुपए पेड अप करने का मतलब ये है कि आपको जो है 9 रुपए तक का ही जो है एक तरह से 9 रुपए ही चार्ज करते हैं, जिसमें से 8 रुपए वो दे रहा है, तो बाकी जो बचा केवल उतना ही जो है आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो इस तरह से अगर आपको लिखा होता है फुली पेड अप अगर है, तो यानी कि पूरी फेस वैल्यू ही आपने एक तरह से चार्ज कर ली। और अगर 9 रुपए पेड अप लिखा होता कि मतलब हम रीइशू कर रहे हैं 8 पे, लेकिन वो शेयर को 9 रुपए पेड अप मानेंगे, तो इसका मतलब है कि हम केवल 1 रुपए जो हमें नहीं मिल पा रहे इस बंदे से, केवल उतने का ही डिस्काउंट देते।
ओके सर। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, जरूर कंफ्यूज करेगा, पर मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन पहली बार तो आ सकता है, और उसमें हम पूरी वैल्यू ले ही नहीं रहे हैं, हम चाहते ही 9 रुपए लेना है, और 9 रुपए में से वो 8 रुपए दे ही रहा है कैश में, तो कितना बचा जो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो केवल उतना ही पैसा जो है हमने देना पड़ेगा उसको डिस्काउंट, यानी कि 1 रुपया उस केस में। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन बना के आपको बता दिया है, और आई होप कि आपको पता लग गया होगा। यस सर। बस मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब आप एक बार YouTube से सर्च करके फॉर फीचर और री इशू के क्वेश्चन स्पेसिफिकली सर्च करना, और ना मिले तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के MCQ सर्च कर लेना, और 1 घंटा मैक्सिमम अपने आप को देना, और स्पीड में देख के खत्म कर देना मैक्सिमम, बस लगाना इस पे, और ज्यादा मत लगाना, क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन ही आने हैं। सर ये मैं पहले अरिहंत करूं, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चंस में पहले अरिहंत करूं या फिर यूट्यूब से MCQs करूं? मैं तो इस वक्त कहूंगा कि YouTube से MCQ कर लो एटलीस्ट 20। उसके बाद कल सुबह सुबह में आप जो है कम से कम 5-6 क्वेश्चंस अरिहंत के ट्राई कर लो, या सुभाष दे वाली बुक सादिया के पास है, तो वो उससे करना है तो उससे कर लो। लेकिन ज्यादा अगर ढूंढना पड़ रहा है या ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो ज्यादा बेहतर फिर ये होगा कि फिर आप कल दोपहर के बाद भी YouTube से ही और 10-15 क्वेश्चन कर लेना है। YouTube से फायदा ये होता है कि ना, वो जो वीडियोस होती हैं वो प्रॉपर प्लान्ड होती हैं, तो वो बंदा इतना फंक नहीं करता, वो आता है क्वेश्चन आंसर, और हर आंसर को समझाता जाएगा, तो इससे जो है हमारा टाइम बच जाएगा। लास्ट के 1 दिन में हम खुद से क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में 6-7 मिनट लग सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को YouTube के साथ पढ़ो, चाहे वीडियो को पॉज कर लो और खुद सोचो कि मैं होती तो क्या करती, और फिर क्वेश्चन को प्ले करके देखो कि वो उसका आंसर कैसे निकलेगा। तो ये भी एक यस सर। ठीक है। तो अब आप जो है इस चैप्टर को संभाल लो एक बार, और कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि YouTube से करोगे तो डाउट्स कम आएंगे आपके, क्योंकि वो प्रॉपर प्लान्ड वीडियोस होती हैं जिसपे वो पहले ही सोच के आते हैं और 20-25 क्वेश्चन करा देते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, तो हमने आज सारा ये जो लेसन है कर लिया रिवाइज। अब आप बताओ, आपको बाकी लेसन की प्रैक्टिस लेकिन करते रहना, और ज्यादा जो है दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपली अब सैंपल पेपर के क्वेश्चन वगैरह जो है कल मैक्सिमम अगर करना भी है तो दोपहर तक करना, उसके बाद नया क्वेश्चन कोई मत उठाना सैंपल पेपर का, सिर्फ YouTube से रिवीजन करना, या ज्यादा से ज्यादा अरिहंत की जो थ्योरी है वो रीड कर लेना, क्योंकि थ्योरी भी काफी नंबर की आएगी। 55 क्वेश्चन आने हैं, मुझे लगता है कि उसमें से 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे जो देखते ही होने वाले होंगे, और 25 क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल। 30 चलो नहीं सर। 25 मान लो, 25 थ्योरी और 30 न्यूमेरिकल, हाँ ये हो सकता है। बाकी देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। बाकी भी इंग्लिश का पेपर कैसा गया था? वर्स्ट। वर्स्ट? हाँ। ओह, इंग्लिश के पेपर में ना कंफ्यूजन बहुत होती है, मैं समझ रहा हूँ आपको क्या कंफ्यूजन होगी, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा दो क्वेश्चन, 2 आंसर में जो है दिक्कतें आती हैं। अच्छा, BST कैसा गया? मैंने पूछा नहीं, BST का कैसा गया था? अच्छा गया था, बिजनेस स्टडीज का तो इजी था। और कौन कौन सा होगा आप, हो गया आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया? वो भी इजी था। अच्छा, इंग्लिश आपके बहुत 3 हो गए, 2 रहते हैं बस आपके। हाँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ, वैसे तो सबसे अकाउंट्स ही है जिसका डर, जो मैं देखता हूँ कि सर्वे कराया, इकलौता सा जो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा डराता है वो अकाउंट्स ही माना जाता है। और मैंने अपने हिसाब से आपको सारे ही चैप्टरों में कभी भी मतलब कोशिश की है कि रटे ना, बाकी ये है कि डिपेंड आखिर में करता है प्रैक्टिस। लेकिन अब जब 1 दिन बचा है तो प्रैक्टिस खुद से मत करो अकेले, यूट्यूब को अपना एक साथी बना के करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। बस मैं ये कहूंगा कि कल का दिन खुद से करना है तो कर लो, लेकिन 1-1.5-2 घंटे से ज्यादा मत करना। बाकी उसके अलावा यूट्यूब के थ्रू साथ साथ करना, वो भी स्पीड में, ताकि ज्यादा क्वेश्चन देख पाओ। हाँ, ये फॉर फीचर और रीइश्यू वाले में स्पीड कम कर लेना, ताकि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया उसको आप अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाओ। लेकिन जो थ्योरी क्वेश्चंस अगर कोई बंदा करा रहा हो तो सारे कर लो, लेकिन स्पीड में बस देखते चले जाओ कि ठीक है इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। यस सर। ठीक है, तो फिर हम कंप्लीट करें इसको, आज के लिए काफी है।
हाँ सर, और ये जो आपने एक बार ही बताया था ना, प्रपोज डिविडेंड और कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये 2 चीजें एक बार ही बता दो बस। देखो, प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है वो रेकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स। प्रपोज्ड डिविडेंड जो है रेकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स, और उसके बाद जो है मीटिंग रखवाई जाती है 31/3 को। जब हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो डायरेक्टर्स प्रॉफिट देख के जो है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? ये मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये बुक 3 के फर्स्ट चैप्टर से है, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ कंपनी। वही से हाँ। तो प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना, वो यहाँ पे जनवरी 31 मार्च को आइडिया हो जाता है डायरेक्टर्स को कि साल खत्म हो गया है और साल का कितना प्रॉफिट आएगा, तो रफली उनको पता लग जाता है। तो वो यहाँ पे ना, वो एक पोर्शन रेकमेंड कर देते हैं कि सपोज उनको लग रहा है कि 1 लाख रुपए जो है टोटल प्रॉफिट हो सकता है, तो वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं 20,000 रुपए जो है डिविडेंड हम दे देते हैं। लेकिन वो बोलेंगे और डिविडेंड दे देंगे ऐसा नहीं होता। हम जो है फिर कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पे एक मीटिंग होती है, और मीटिंग में शेयर होल्डर से पूछा जाता है कि हम 20,000 रुपए डिविडेंड देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो? अगर वो हाँ कर देते हैं तो हम जो उनको दे देते हैं, उनके बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर वो मना कर देते हैं तो फिर हम नहीं देते। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिविडेंड हम देंगे कि नहीं, ये एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं, इस मीटिंग पे डिपेंड करता है कि इस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा। यस सर। तो इसलिए प्रपोज डिविडेंड को हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट का मतलब ही होता है कंडीशनल, कि मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट पे डिसाइड होगा कि ये चीज मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं। जब इस दिन अगर सपोज शेयर होल्डर हाँ कर देते हैं और अभी लेकिन आपने पे नहीं किया है 2 दिन तक, तो उन 2 दिन के लिए फिर आपकी जो ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, अदर करंट लाइबिलिटी हम लिखते हैं हम। लेकिन तब तक जब तक ये डिसाइड ही नहीं होता कि शेयर होल्डर हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तब तक इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में प्रपोज डिविडेंड को कंटिंजेंट लाइबिलिटी के तौर पर दिखाते हैं, क्योंकि पता नहीं हमें कि एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अगर शेयर होल्डर मना ही कर दें तो ये फिर हमारी लाइबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ देना ही नहीं हमें फिर। हेलो हेलो। यस सर, मैं बोल रही थी ये जो अनक्लेम डिविडेंड होता है, ये भी इसी हाँ का ही पार्ट है, मतलब क्लेम नहीं करा। नहीं, अनक्लेम डिविडेंड का मतलब है, ये कहाँ कहाँ लिखा है, कोई क्वेश्चन है या कोई थ्योरी की लाइन है? नहीं, ये एक्चुअली मैं मैचिंग देख रही थी इस चैप्टर में, तो इसीलिए पूछा। वैसे अनक्लेम डिविडेंड का मतलब होता है कि वो पैसा जो है लाइबिलिटी बन गया हमारा, कि सपोज 20,000 रुपए शेयर होल्डर्स ने हाँ कर दिए थे कि हाँ हमें चाहिए, तो उसके बाद जो है वो हमारी लाइबिलिटी बन गया, एक्चुअल लाइबिलिटी। अब हमने क्या किया कि चेक इशू कर दिए, और जो है सारे जो है अब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में जो है हमने ऑर्डर दे दिया कि हाँ जो हमने चेक इशू कर दिए, और जो भी बंदा जो है चेक जमा करा देगा अपने अकाउंट में, तो उसके अकाउंट में जो है कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफर होकर पैसे आ जाएंगे। लेकिन 2 चेक ऐसे थे जो हमने तो भेज दिए अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में डाले ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड। तो अनक्लेम डिविडेंड भी एक तरह से फिर हमारा वो अमाउंट होता है जो अभी भी हमने जो है, हमारी गलती नहीं है लेकिन अभी भी हमने जो है पे नहीं किया है किसी वजह से, और वजह ये है कि वो बंदा चेक नहीं डाल रहा है, वो बंदा एक तरह से गायब है, पता नहीं। ऐसे कई बार होता है जब एक कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो कई बार हम डिविडेंड भेजते हैं उनको, चेक भेजते हैं, लेकिन वो बंदे को ही नहीं पता होता कि उसके पास कितने शेयर है, कहाँ से कौन सा डिविडेंड आ रहा है, तो वो चेक डालता ही नहीं, उसे पता ही नहीं लग पाता। तो इसलिए तो वो पैसा जो है सपोज 20,000 रुपए में से 18,000 तो लोगों ने चेक अपने अकाउंट में जमा करा दिया, तो 18,000 जो है ट्रांसफर हो गया कंपनी के बैंक अकाउंट से उन शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में। 2,000 रुपए की वैल्यू के चेक जो है अभी तक डाले नहीं गए हैं बैंक में, तो ये जो 2,000 रुपए है ये अनक्लेम डिविडेंड है, जो कि अभी भी क्या है हमारे एक तरह से लाइबिलिटी। यस सर। और करंट लाइबिलिटी बोलेंगे
क्योंकि जनरली आने वाले कुछ ही महीनों में हम एज्यूम करते हैं कि ये पैसा भी जो है ट्रांसफर हो जाएगा जब वो बंदा सो के जाग जाएगा और अपने चेक जो है जमा करा देगा बैंक में। सर ये बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी में आता है ना? हाँ, अदर करंट लाइबिलिटीज में आ सकता है, क्योंकि वैसे तो जो हमारी करंट लाइबिलिटीज है उसमें तो और कहीं तो ये फुट हो नहीं रहा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, वहां नहीं हो रहा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वहां नहीं हो रहा। ट्रेड पेबल्स है, वहां नहीं हो रहा। अदर करंट लाइबिलिटीज में ही हो सकता है। यस सर। चलो, आप जो है यूट्यूब को थोड़ा सा ज्यादा जो अपना कंपेनियन बनाना, और क्योंकि वहां से आप कम टाइम में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है आप एमसीक्यूज कर सकते हो। अगर आप वीडियो को 1.5 या 1.75x पे देखो, आप एक दो वीडियो देखोगे तो आपको यूज टू ही हो जाओगे उस स्पीड को लेकर आप। सर बस एक लास्ट चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। ये जो रेशो वाला चैप्टर है, ये उसमें हाँ 4 रेशो, एक रेशो बोली थी आपने, बोला था कि इसमें सबसे ज्यादा कम क्वेश्चंस आते हैं, वो कौन सी रेशो थी? देखो, लिक्विडिटी रेशो तो करना ही है, उसमें जो दो रेशोज हैं। सॉल्वेंसी हम्म, रेशो में ना 4 जो रेशो हैं, मुझे लगता है जो एक्टिविटी रेशो है ना, उसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो तो आएगा ही आएगा। बाकी 3 रेशो हैं, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड वर्किंग कैपिटल। कैप। तो वर्किंग कैपिटल का कम चांस है, ट्रेड पेबल्स का भी कम चांस है, ट्रेड रिसीवेबल्स का ठीक ठाक चांस है। बाकी और जो प्रॉफिट इक्विटी है? प्रॉफिटेबिलिटी में तो 5 का चांस है। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, आप रेशो के आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी जिसमें 25-30 क्वेश्चन रेशो पे भी करा रखे होंगे। आप सिंपली क्या करना, अपने हाथ में पेन पेपर रखना और सिर्फ लिखना जब आपको लगता है कि कोई बहुत ही ऐसी बात पता लग गई जो आज तक सुनी नहीं थी। नहीं तो सिंपली वीडियोस को देखते जाना, देखते जाना। ठीक है। ठीक है, बाकी मैं हूँ कल भी, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा। अगर अचानक से कोई डाउट आ जाए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना या लिख के भेज देना या वॉइस नोट भेज देना। मैं आपको फटाफट वॉइस नोट भेज के तुरंत जो है मतलब जो है कोशिश करूंगा डाउट सॉल्व हो जाए। लेकिन कोई भी डाउट हो वो ग्रुप में भेजना, ओके सर। ताकि माही, तान्या, साध्या, मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ हम एज अ टीम काम करें और एक का फायदा ना हो, सबका फायदा हो एक साथ। ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो। ओके सर। थैंक यू सर। मैं ये जो दोनों वीडियोस हैं मैं जल्दी से शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।